औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस बुक को हम देखेंगे वो है स्पीकिंग प्लेनली टू द वेस्ट। ये बुक लिखी है, हालांकि ये बुक लिखी नहीं गई है, ये एक्चुअली स्पीच है, कलेक्शन ऑफ स्पीच है बाय अबुल हसन अली नदवी। एक बहुत टॉवरिंग, एक बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी रही है बर्रे ज़ीम पाक हिंद की। और ये भी है एक बहुत बड़े मुफक्किर। हालांकि ये वाली जो बुक है स्पीकिंग प्लेनली टू द वेस्ट, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है, एक कलेक्शन ऑफ इनकी स्पीच है। लेकिन इनकी जो एक्चुअल बुक है ना, जो फेमस बुक्स है इनकी, उसमें से एक है तारीख दावत अजीमत। वो तकरीबन 5 वॉल्यूम्स, पांच उसके जिल्द है, 5 वॉल्यूम्स की वो बुक है। और वो काफ़ी फेमस है वो बुक, मतलब हिस्ट्री के ऊपर है। लेकिन उस टाइम एक ये था ना, आम था कि हिस्ट्री जो लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉट द चेन ऑफ इवेंट्स बट पर्सनैलिटीज को लेके, तो एक ट्रेंड चला था एक टाइम हमारी तारीख के अंदर भी है, रिसेंट हिस्ट्री में, कि एक पर्सनैलिटीज को, लोगों को लेके, मतलब उनकी जो बायोग्राफीज है उनको लेके एक हिस्ट्री का मुताला वो भी किया जाए, वो भी है। यानी कि इनकी जो तारीख दावत अजीमत है, जो इनकी मेन बुक है 5 वॉल्यूम्स के ऊपर, उनके उनमें डिफरेंट जो पर्सनालिटीज़ है, जैसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, इमाम गजाली है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनके ऊपर लाइव बायोग्राफी, मौलाना रूमी है। ठीक है, कीप्स ऑन। ये ना काफ़ी 5 वॉल्यूम्स तक पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री है। इसी तरीके से अल्लामा शिबली ने भी, जैसे भी डिफरेंट लोगों के ऊपर भी बुक्स लिखी है ना, तारीख को उस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल्स की तरफ से बयान किया है। तो वो इनकी एक मेन बुक है। इसके अलावा इनकी जो एक बहुत ही खूबसूरत बुक है अबुल हसन अली नदवी की, वो है एक्चुअली इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। और उसका जो एक्चुअल उर्दू में है वो है इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज और जवाल का असर। यानी कि मुसलमानों के उरूज और जवाल से इंसानी दुनिया पे क्या असरात पड़े। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर किसी इंसान को ये पढ़नी चाहिए, इस्लाम एंड द वर्ल्ड। उसका वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। लेकिन ये जो है स्पीकिंग प्लेनली टू द वेस्ट, ये आज हमने चूज किया, छोटी सी मुख्तसर सी ये किताब है। और इनके बारे में भी अबुल हसन नदवी, इनके बारे में भी ये चीज़ बोली गई है कि ये बहुत बड़े मुफक्किर, ये थिंकर, बहुत बड़े मुफक्किर है और एक अजीम पर्सनैलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब भी हम मुफक्किर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें किसी के साथ भी, है ना, एक एम्बिगुअस टर्म रहती है, तो इसको भी हमें रिव्यू करना चाहिए जब हम किसी को बोलते हैं मुफक्किर। क्योंकि ये कोई एम्बिगुअस है, मतलब एक मुबहम है। क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं मुफस्सिर तो समझ आती है बात, तफसीर, इसका फील्ड तफसीर का है। जब बोलते मुहद्दिस या कोई फ़कीह तो फील्ड समझ आती है, लेकिन मुफक्किर की फील्ड समझ नहीं आती। तो इस वजह से आप ना एक लाइसेंस देते हो बंदे को, और फिर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल देता है। तो इस चीज़ को भी हमें रिव्यू करना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अजीम पर्सनैलिटी रही है अबुल हसन अली नदवी। और हमने भी इनकी बुक्स, और इनकी जो बुक्स तकरीबन है ना वो 200 के करीब इन्होंने बुक्स लिखी है, और स्पीच, मोस्टली इनकी स्पीच से है जिनको कन्वर्ट बुक में कर दिया गया। लेकिन हमने भी इनसे मुस्तफीद नहीं हुए, मतलब बहस मजमूई, इनकी जो राइटिंग्स है, इनकी स्पीच है, उसके अंदर इतनी गहराई और इतनी खूबसूरत सी एनालिसिस इन्होंने की है तारीख की भी, और करंट अफेयर्स की भी जो इनके टाइम थी। बट हम उतना इससे फ़ायदा नहीं उठाते, पता नहीं क्यों। मे बी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का हम शिकार है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके के ये लोग हैं, जिस तरीके का इनका तज्जिया होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। मसला ये भी हमारे साथ ये रहा है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे फ्रांस के अंदर सार्ट्रे को जब कैद कर दिया गया ना, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट से बोला गया कि फ्रांस ये कहता है और सार्ट्रे ये कहता है, यानी कि ऑपोजिट, उसके व्यूज ऑपोजिट थे। सार्ट्रे के ऑपोजिट व्यूज थे और सरकार के व्यूज ऑपोजिट थे। तो उसको ये बोला गया कि सार्ट्रे को आप, मुझे याद नहीं उसको बोला कि बंद क्यों नहीं किया, कि इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ था। तो उसे कहा, उसे फ्रांस के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि सार्ट्रे को तुम बंद क्यों नहीं करते हो, आप बंद क्यों नहीं करते हो, इसके व्यूज है ना अगेंस्ट स्टेट। तो उसे कहा, यू डोंट अरेस्ट वोल्टेयर। ये सार्ट्रे ही फ्रांस है। सार्ट्रे इज फ्रांस, एंड जो सार्ट्रे बोलता है वही फ्रांस है। तो बात यह है कि हालांकि उनके नजरियात मुख्तलिफ थे, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि उसको अंडरस्टैंडिंग थी ना अपने थिंकर की अंडरस्टैंडिंग थी उसको कि सार्ट्रे क्या है। तो उसने कहा जो फ्रांस है वो सार्ट्रे, और जो सार्ट्रे वो फ्रांस है, फ्रांस सार्ट्रे ही है।
इसी तरीके से तो ये इन्होंने ना अपने, हम कभी देखते ना ये इनकी सिविलाइजेशंस बड़ी आगे, तो उन्होंने ना जो इनके थिंकर्स थे हकीकी तौर, उनकी कदर की है, इन सिविलाइजेशन से कदर हकीकत में की है। इस तरीके से अब आइंस्टाइन का भी देखेंगे, आइंस्टाइन जब पढ़ा रहा था ना यूएस में, तो यहाँ से हिटलर जर्मनी में बन गया हेड ऑफ द स्टेट, तो इलेक्शन जीता, तो वहां पे पासाडीना में पढ़ा था कैलिफोर्निया में, तो कुछ देर और रहना पड़ा उसको वहीं पे, क्रिटिक जू था ना वो। तो यहाँ से निकल गया ये, थैंक यू आइंस्टाइन फॉर नॉट कमिंग बैक, तो यूएस में रहा, तो इन ने कदर की है अपने इन लोगों की, तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये आगे बढ़े हैं ये कौमें। तो इसके बाद अभी जो बुक है इस पे आते हैं कि प्लेनली स्पीकिंग टू द वेस्ट, इसका जो थीम है ना, इसके जो चैप्टर्स है, वो वो कुछ 6 चैप्टर्स है इसके। इसमें एक इंट्रोडक्शन आ गई, और इस्लाम दी ओनली वे, और तीसरा चैप्टर है जिसपे, तीसरे और थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो होगा इस पे हमारा फोकस रहेगा, पॉलिटिकल फ्रीडम और कल्चरल सर्फडम और डेंजरस सेल्फ कंसीट। उसके बाद 5 और 6 जो है ये स्टूडेंट्स रिसीविंग मॉडर्न एजुकेशन उनके लिए है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुस्लिम यंग मैन जो ना वेस्ट जाते हैं पढ़ने। तो इस बुक का जो की थीम है ना, जो प्लेनली स्पीकिंग टू द वेस्ट, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये चीजें मेंशन है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब स्टार्ट हुआ ना, जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो मॉडर्निटी आई है वो वेस्टर्न मॉडर्निटी नहीं आई है, वो कॉलोनियल मॉडर्निटी आई है, इन दोनों में फर्क है। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया ना, तो अब इसकी रिएक्शन, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि इसकी रिएक्शन ना टू फोल्ड थी। अब ऑब्वियसली चीज़ है कि इंसान ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, रीजनिंग यूज करेगा, मैं क्या करूं, बिकॉज आपका हर कोई चीज़ ना चेंज हो रहा है, आपसे ना हुकूमत छीनी गई, और मुस्लिम्स के लिए एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम थी है, बिकॉज मुसलमानों के पास थी ना हुकूमत यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश आए, और हिंदूज के लिए बस चेंज ऑफ मास्टर्स था, पहले मुसलमान हुक्मरान था, अब क्रिश्चियन है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए एक साइकोलॉजिकल चेंज थी है, और साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट था उनके ऊपर, असर था उनके ऊपर। तो इसके बाद इसको कैसे झेलें, कैसे डील करें, इसमें दो मुख्तसर से मैं ये चीज़ यहाँ पे बताऊंगा आपको कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज थे। एक था कि हमें जो अपने ट्रेडिशंस है उनको प्रिजर्व करना है, यानी कि आपने क्या किया, रिलीजन की दीवार अपने इर्द गिर्द खड़ा कर दी, और अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स और इनको प्रिजर्व किया और उसी में रह गए। तो ये एक था जो ट्रेडिशनल क्लर्जी जैसे हमारे यहाँ है, उन्होंने वैसा किया। तो उसकी एक एग्जाम्पल है मनाजिर हसन गीलानी, उन्होंने वही कहा अस्हाब कहफ अप्रोच जिसको हम कहते हैं, भाई अभी ऑपरेशन है बाहर से, तो व्हाट यू डू इज डिफेंसिव मोड पे चले जाओ। तो जिस तरीके अस्हाब कहफ ने किया, तो वो एक अप्रोच था। दूसरा अप्रोच वो था कि जैसे सर सईद का था, नहीं हम इन उलूम को पढ़ेंगे, ठीक है, जो उलूम बाहर से आए। तो ऑब्वियसली इन दोनों अप्रोच के बीच में यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इसका कोई तीसरा रास्ता भी था। तो ये इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बहस है, हालांकि इस बुक का वो टॉपिक नहीं है, तो लेकिन थीम के अंदर वो चीज़ मेंशन करते हैं कि जब वेस्ट की ग्रोथ हो रही थी और वेस्ट एक्सपैंड कर रहा था पूरी दुनिया के अंदर, और वेस्ट फिर इंडिया जब आया, तो यहाँ पे क्या मुश्किलात यहाँ के लोगों को आई फिक्री तौर, बिकॉज वहाँ पे क्या था, द इमीडिएट रिएक्शन was that of a zealot who opposes the political and military expansion of his adversary with all his might and at all costs। तो ये पहला था जिन्होंने कोशिश की लेकिन उनको डिफीट नहीं कर पाए, पॉलिटिकली हो या मिलिटरीली हो नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली वो फिर उस फसील के अंदर चले गए। और दूसरा क्या था, वही कि हमें उलूम पढ़ने चाहिए। और उसके बाद इस बुक के अंदर अगर हम चैप्टर 3 पे यहाँ पे चले जाए, जो जिसमें मेंशन करते हैं ये, तो ये मेंशन करते हैं द एरा ऑफ फॉरेन डोमिनेशन हैज नाउ कम टू एन एंड, इट हैड एनी हाउ टू वेयर अवे फॉर इट वाज अननेचुरल। तो फॉरेन डोमिनेशन कोई नेचुरल अमल नहीं था। Of a fact, it was purely anomalous that one country should continue to rule over a vast tract of another fertile and populous land from across the seven seas and against the will of the nation inhabiting that country. It was an unusual phenomenon which lacked the capacity to support itself। ये ना colonialism की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई natural phenomenon ये नहीं था कि एक कौम दूसरी कौम को गुलाम कर दे।
Had it persisted for some time more, it would have anyhow run out its course by now. Viewed in this light, the Britishers have proved themselves to be more realistic than the French, for they were able to see the writing on the wall एंड टू गिव फ्रीडम टू देयर सब्जेक्ट नेशंस. हालांकि यहाँ पे ये चीज मेंशन करते हैं कि ब्रिटिश ने ना एक उनके अंदर दूर अंदेशी थी, तो उसके बाद फ्रेंच से ज्यादा, बिकॉज फ्रेंच रियासत, फ्रेंच के अंदर कॉलोनियल जो कंट्रीज कॉलोनाइज थी, उन्होंने उनको बाद में आजाद कर दिया. तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ब्रिटिश के अंदर दूर अंदेशी थी, उन्होंने पहले आजाद कर दिया. हालांकि ये बात सही नहीं है किसी हद तक, क्योंकि ऑब्वियसली इसके भी दूसरे रीजंस थे कि ब्रिटिश पहले क्यों चली गई. और फ्रेंच रिलेटेड यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो अल्जीरिया की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, बिकॉज अल्जीरिया ही आज़ाद हुआ था 60s के अंदर. हालांकि ब्रिटिश ने भी बाकी कॉलोनीज जैसे आपका वेस्ट इंडीज वगैरह ये है ना, ये सब जमैका ये सब का हुआ 60s में ही हुए ना, 60s में ही आज़ाद हुए. तो ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिश पहले ही चला गया. ब्रिटिश भी इंडिया से इसी वजह से चला गया वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर का थिएटर ऑफ वॉर यूरोप ही था, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे वो. और सिर्फ यही सिर्फ एक रीजन नहीं था, हम चीज को देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो गई तो ब्रिटिश काफी कमजोर हो गई, तो इस वजह से ब्रिटिश फिर चले गए, वो नहीं कर सकते थे होल्ड ऑन. सिर्फ यही रीजन नहीं था एक, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि अब उरूज पे दुनिया में नई ताकत उभर रही थी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक डोमिनेंट फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स आई है 45 में, जब एटम बम उन्होंने डाला है जापान के ऊपर. तो ऑब्वियसली नई एक पावर उरूज पे आई, तारीख मतलब आसमान पे दिखी हमें. और उसका बुनियादी फलसफा फिलोसफी क्या थी? इंडिपेंडेंस का. ठीक है, आज़ादी दे दो. यूनाइटेड स्टेट्स की बुनियादी जो फिलोसफी वही है ना, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम. अगर आप यूनाइटेड यूएस के किसी बंदे से भी मिलो, वो बताएगा हम आज़ाद हैं, मतलब फ्री कंट्री. तो फ्रीडम जो है ना, उनके बुनियादी फिलोसफी के अंदर ये चीज़ मौजूद है. तो ऑब्वियसली ये भी एक रीज़न था कि ब्रिटिश ने आज़ादी दे दी, बिकॉज अब नया सुपर पावर उभर रहा था, और उसका बुनियादी ये था कि आज़ादी दे दो सबको. तो ये एक चीज, ऑल दीज कंट्रीज हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन योक. इंडिया, पाकिस्तान नाउ टास्किंग फॉर freedom, but they have still not shaken of the but they have not still shaken of the intellectual and cultural, moral and mental serfdom of western civilization. तो हम पॉइंट यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं लास्ट में. यहाँ पे कहते हैं कि ऑल दीज कंट्रीज हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन योक. तो आजाद तो हो गए इंडिया पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? आर नो टेस्टिंग द फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम. तो आजाद तो हो गए, लेकिन ये क्या है? सियासी, पॉलिटिकल फ्रीडम आ गई, बट स्टिल नॉट शेकन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड मॉरल एंड मेंटल. जो गुलामी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है ना, उससे आजादी नहीं पाई. यानी कि जहनी गुलामी अभी भी है, कल्चरल गुलाम अभी भी है. दोज ऑफ यू हु वुड हैव pondered over the present state of affairs would have surely noticed that after the attainment of freedom, the shackles of intellectual bondage कहते हैं स्लेवरी को, to the West have rather been strengthened. कहते हैं कि अगर कोई गौर फिक्र करे ना अभी के हालात के ऊपर, वो ये चीज यकीनी तौर पे वो चीज इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि आज़ादी हासिल करने के बाद जो जहनी गुलामी है ना, रही है ना यहाँ के लोगों की, वो स्ट्रेंथन हुई है, वो और मजबूत हुई है. तो कहते हैं कि इस व्हाट वर द कॉजेस, इसके वजूहत क्या थे, एंड अटेम्प्ट टू गो इनटू दीस वुड, इसके ना लेंथी डिस्कशन करना पड़ेगा हमें कि क्या थे इसकी वजूहत कि अभी भी जहनी गुलाम है. पॉलिटिकली तो आज़ाद हो गए, लेकिन जहनी गुलाम अभी भी क्यों है? क्योंकि देखना हर कोई चीज़ चेंज हो गई. ब्रिटिश के यहाँ सब कॉन्टिनेंट आने के बाद एवरीथिंग चेंज्ड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एजुकेशन. आपकी एजुकेशन चेंज हो गई. अगर किसी को आज बता देना कि आपका जो, आप किसी स्कूल के बच्चे का बैग देख लो ना, उसके बैग के अंदर पूरा बैग जो भरा पड़ा है ना, वो सारा का सारा उसके अंदर वेस्टर्न होगा. ठीक है, उसके आपकी मतलब आपका प्री मॉन्टेसरी से लेके पोस्ट डॉक तक वो जो भी चीज पड़ेगा ना, वो जो तहजीब ने उसको दिया है ना, उसमें सारा का सारा वेस्टर्न है. उसका आपका कोई तहजीब आपकी नहीं होगी उसके अंदर. ये तो एजुकेशन की बात होगी. हर किसी फील्ड के अंदर ना चेंज आई है. हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये चेंज सही है या गलत, उसकी बात नहीं कर रहे. हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चेंज आ गई. ठीक है, चेंज तो आ गई. और ये मेंशन कर रहे हैं कि जहनी गुलामी की बात यहाँ पे हो रही है. अटेम्प्ट तो उसके ना लेंथी डिस्कशन होगा. वेरिड रीजंस हैव बीन गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट. तो मैंने भी इन चीज़ों के ऊपर मेंशन करते हैं कि मैंने भी दूसरे जगहों पे इन टॉपिक्स के ऊपर बात की है. लेंथी डिस्कशन हो जाएगा.
हाउएवर देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, कोई इसमें कोई डिनायल नहीं है, इसमें कोई इनकार नहीं है, दैट ऑल दोज कंट्रीज विच आर अटेनिंग फ्रीडम from the political domination of the West are falling into the greater intellectual and cultural thraldom of the Western civilization. वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जहनी गुलाम, पॉलिटिकल आजाद हो गए लेकिन जहनी गुलाम, इंटेलेक्चुअल गुलाम, कल्चरल गुलाम. नाउ यू कैन योरसेल्फ डिसाइड विच ऑफ द टू पॉलिटिकल, मतलब अब आप तक चॉइस है कि सियासी आजादी या जहनी आजादी ज्यादा जरूरी कौन है. ये कहते हैं कि आई डो नॉट होल्ड अ ब्रीफ फॉर पॉलिटिकल बॉन्डेज ऑफ एनी कंट्री. मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ना पॉलिटिकल जो सियासी गुलामी है वो सही है, फॉर नो फ्रीडम लविंग मैन कैन एवर थिंक ऑफ इट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. तो उसके बाद कहते हैं कि if there was ever a man who did so he would have been prompted by his slavish mentality, and इसकी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी जो कहेगा कि सियासी गुलामी बेहतर रहेगी या सियासी गुलामी को प्रोमोट करेगा. ये कहता है मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आई एम कॉन्स्ट्रेंट टू रेफर टू द फैक्ट बोथ रिग्रेटेबल एंड अनपैलेटेबल दैट नन ऑफ आवर ईस्टर्न कंट्रीज, कोई भी कंट्री जो ईस्ट की है, ठीक है, दुनिया में ना यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में डिवीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इवन अरब कंट्रीज हो, तो कहते हैं अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किया है आज़ादी फॉरेन डोमिनेशन से. जिसने भी आज़ादी की हैज़ नॉट येट रियलाइज दैट व्हाट इट मीन्स टू बी इंडिपेंडेंट या फ्री. तो उनको अभी ये भी नहीं पता कि आज़ाद होने का मतलब क्या है. जिन इन अकवाम ने, ईस्ट के मशरिक के जिन भी कौमों ने, जिन भी मुल्कों ने आज़ादी हासिल की है, उनको अभी ये भी नहीं पता कि आज़ादी का हकीकी मतलब क्या होता है. दे हैव नॉट they have not yet enjoyed the fruits of real freedom from the day they became free. जिस दिन से वो आजाद हुए, they wielded themselves to be bound by fetters of economic bondage. तो वही जहनी और सकाफती और माशी गुलाम, तो तीन, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, they have become so dependent on the west, इतना डिपेंडेंट हुए हैं मगरिब के ऊपर, that the liberation of these countries has meant only a change in the personal personnel administering these countries without any change in the spring head supplying the vital impulse to the administration. Liberation of these countries has not meant a bit more than the superficial change over. इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है कि पॉलिटिकल एक चेंज है कि पहले. वे हैव बीन ड्राइंग अपॉन द वेस्ट नॉट ओनली इन एजुकेशन बट ऑल्सो इमिटेटिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. कहते हैं कि हम वेस्ट से सिर्फ एजुकेशन ही नहीं ले रहे हैं लेकिन उनका सिस्टम भी ले रहे हैं. जैसे मैंने कहा ना कि बुक आप कोई भी देखो, बस्ते में क्या है, we're aping the West in our manners and modes of living. And what is more, we often depend for our moral and religious precepts too on the research made by the Western scholars. अब ये अहम पॉइंट एक और है कि हम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हम बुक्स ही नहीं, बट हम इमिटेट उनका सिस्टम भी करते हैं. पहले क्या होता था, हम पहले हम उस्ताद से पढ़ते थे ना, उस्ताद होता था, फिर एक चेन होती थी, मैंने किससे पढ़ा, किस उस्ताद ने मुझे पढ़ा. अब वो घट गया, अब आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है. यानी कि ब्रिक्स आ गए ना, ब्रिक्स एंड मोटर्स, क्लासरूम आ गया. पहले आप उस्ताद से पढ़ते थे, अब आप स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो. इन दोनों में फर्क है. तो हमारी जो पूरी ट्रेडिशन थी ना वो यही थी. अगर आप कभी ना ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल कोई खत्म बुखारी कहीं पे हो रहा है, किसी भी सेमिनरी के अंदर, किसी भी मदरसे के अंदर, अगर खत्म बुखारी अगर आप देखिए वो मंजर, तो यू विल सी कि उसमें आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट है ना जो खत्म बुखारी कर रहा है या कोई भी तरमीदी या कुछ भी, तो उसमें वो बताएगा आपको चेन, मैंने किस उस्ताद से पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, पूरा चेन बता देगा. इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी मंजर होता है ना वो, किससे पढ़ा, वो चेन पूरी पूरी तक पहुंच जाती है, लास्ट तक, एंड तक कहां से पढ़ा वो, और पहुंच जाती है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक. इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी मंजर है वो. यानी कि हमारी ट्रेडिशन क्या थी, किस उस्ताद से पढ़ा, अब वो हट गया सारा. और मसला ये नहीं था कि अब यूनिवर्सिटी आ गई और ये, तो उससे पे भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि सिस्टम जो एजुकेशन का हमारा था वो भी हट गया. इसके अलावा अगर आज फॉर एग्जांपल किसी को बोले ना, किसी को बोले यार उसके यहाँ ना एक उसके यहाँ ना बच्चा हुआ है, किसी का कुछ पैदा हो गया, बेटा बेटी किसी की, तो उसका क्वेश्चन ना डायरेक्टली आएगा किस हॉस्पिटल में. हालांकि 100 साल पहले ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बच्चे घरों में पैदा होते थे. 100 साल भी मैंने ज्यादा बता दिया, मे बी उससे कम, 80 ईयर्स. तो ये भी कौन सा हमारी थिंकिंग, एवरीथिंग गॉट ऑटोमेटिकली चेंज्ड. हम यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत. मैं यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज हुआ है, चेंज तो आया है, हर किसी चीज के अंदर चेंज आया है. और यहाँ पर भी इन्हें कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ना मैनर्स भी, और ये हर कोई चीज हम वहीं से ले रहे हैं.
He mentioned that we have been drawing upon the West not only in education but also imitating their system of education. We are aping the West in our manners, modes of living, and what is more, we often depend for our moral and religious precepts too in the research made by the Western scholars. मजहबी और अखलाकी मामलात में भी हम वहीं पे देखते हैं. मसला ये है ना कि वेस्ट की जो अ, कामयाबी हुई ना एक साइंसी फील्ड में, इसने हमारी आंखों को चकाचौंध कर दिया, नजर को खेरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, कि ये सन्नाई मगर झूठे रगों की रेजाकारी है. तो एक फील्ड में अगर आप आगे बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि अखलाकी फील्ड में भी आप आगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मजहबी फील्ड में भी आप आगे हो, इसका मतलब ये नहीं है. अगर रोनाल्डो है और वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंसेस में भी वो अच्छा हो, फाइनेंसिंग, तो उसको मैं उससे उससे मैं फाइनेंस के भी रूल्स ले लूँ, वो एक फील्ड में अच्छा है. तो मसला हमारे साथ ये हुआ कि अगर वेस्ट की डोमिनेंस आ गई साइंटिफिक फील्ड में, उन्हें साइंस में कुछ तरक्कियां कर दी, हमें हमने बाकी फील्ड्स में भी उन्हीं से इस्तेफादा ले लिया. अखलाकियात में भी हमने कहा भाई इनके अखलाक अच्छे होंगे तभी तो आगे बढ़े हैं. तो बाकी फील्ड में हम ऐसा नहीं सोचते. मसला यह है कि वेस्ट के अखलाकियात और इनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है ना, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पूरी की पूरी एक गॉडलेस सिविलाइजेशन है. वो एक पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब जिसके ऊपर एक खड़ी है पूरी, जहां से हम सब कुछ अब ले रहे हैं, हालांकि लेनी चाहिए कोई अच्छी चीज है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन थी नहीं ना. ऑप्शन इसलिए नहीं थी बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास जो मॉडर्निटी आई है वो वेस्टर्न मॉडर्निटी नहीं आई है, हमारे पास मॉडर्निटी आई है कॉलोनियल मॉडर्निटी. अब इसमें फर्क है. अगर हमारे पास मॉडर्निटी आती ना वैसे, वेस्टर्न मॉडर्निटी, तो हो सकता है हम कुछ लेन देन करते, भाई ये चीज हम ले लेंगे, ये चीज नहीं ले लेंगे. लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था. कॉलोनियल मॉडर्निटी जब वी डिडंट हैव एन ऑप्शन, तो आपकी पूरी इकोलॉजी ही चेंज हो गई. एवरीथिंग गॉट चेंज्ड. अब इनके तस्वुरात वहां पे क्या थे? मिसाल के तौर पे जो चीज ठोस है वही है, ठोस इन सेंस जिसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जो चीजें मेटाफिजिकल हो, ठीक है, वो है नहीं है, उनके ऊपर बहस करेंगे हम. पर लेकिन जो बुनियाद है वो सिर्फ ठोस चीजों पर इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी. मिसाल के तौर पे कि ये दुनिया है, ठीक है, तो दुनिया है, ये एग्जिस्ट करती है, इसको हम देखते हैं, वी नो वर्ल्ड एग्जिस्ट. तो आखिरत है नहीं है, वो डू नॉट नो, तो उसके ऊपर बहस करेंगे हम. तो डिस्कस, लेकिन दुनिया तो है ना, तो हमारी ज्यादा फोकस दुनिया के ऊपर होनी चाहिए, हमारी फोकस दुनिया के ऊपर होनी चाहिए. ठीक है, तो आखिरत है नहीं है, तो हमारी जो मेन हमारा पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है, हमारी पूरी की पूरी ये रिवायत ही जो है, और हमारी पूरी की पूरा दीन ही जो है, वो आखिरत के ऊपर बेस्ड है ना. दुनिया और आखिरत मिल के इन दोनों को देखना पड़ेगा. यानी कि मौत जो है वो खात्मा नहीं है दुनिया का, मौत इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अनदर वर्ल्ड. ये दुनिया हमें समझ ही नहीं आएगी जब तक आखिरत इसके साथ कनेक्टेड ना हो, हम समझ नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपके पास आ गई, उसने कह दिया भाई आखिरत है, उस पर है नहीं है, हमें नहीं पता, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये दुनिया तो है ना, तो पूरी फोकस इसके ऊपर है. तो एक चीज आ गई. अब खुदा है नहीं है हमें नहीं पता, हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज हमने देखा तो नहीं है. ग्लैलियो ने टेलीस्कोप लाया, उसको तो नहीं दिखा. ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में समझ आए हमें कुछ, लेकिन अभी हमें क्या है, यूनिवर्स है, ये कायनात है. तो इस वजह से आप ना इंस्टाग्राम, इसमें जो पोस्ट वगैरह भी आते हैं ना, उसमें तो द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू यू, एंड यूनिवर्स वांट्स अस टू मीट. तो जो कॉन्सेप्ट खुदा के लिए एक्चुअली होना चाहिए, वो हमारा कायनात के लिए हो गया. तो ये एक रेडिकल चेंज, एक सटल चेंज है हकीकी तौर, लेकिन एक है बुनियादी फर्क इंसान की सोच के अंदर. तो ये दूसरी चीज. और तीसरी चीज इससे बड़ी, वो ये है कि रूह जो है, हमें नहीं पता इंसान का कोई स्पिरिचुअल वजूद है या नहीं, वो डू नॉट नो. लेकिन जिस्म तो है ना हमारा, तो करेंगे जिस्म, बॉडी बिल्डिंग करेंगे हम, जिस्म बनाएंगे, जिस्म के ऊपर पूरी फोकस, रूह के ऊपर कोई फोकस नहीं. इसी जिस्म के लिए स्किन केयर भी होगा, इसी जिस्म के लिए सब कुछ होगा, तो रूह की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं. तो अब कितनी रेडिकल चेंज है ये. और हमने तो, उनकी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई थी, तो हम चकाचौंध हो गए उनकी टेक्नोलॉजी देख के, और हमने सोशियोलॉजी, मोरालिटी, सोशल साइंसेस और रूहानियात, साइकोलॉजी, ये सारी की सारी वहां से ले ली. तो इस वजह से दिक्कत आ गई काफी. तो इस वजह से ये चीज में मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे. तो जैसे नित्या ने भी कहा था ना, गॉड इज डेड, तो उसने ना इन टर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बोला था, वो माइंड करके उसका, भाई खुदा अब मर चुका, अब जो है यही दुनिया, इसी के ऊपर पूरी फोकस करो. अब हमारे ऊपर भी है कि नहीं, ठीक है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे जहनों के ऊपर है ना, इस दुनिया के ऊपर. अब कितना भी इंसान कोई बोले ना भाई मैं
आखिरत के बारे में, अल्लाह के बारे में, लेकिन दुनिया उसके सर पे है सवार। ये इस वजह से फिलोसफी यहाँ से आती है वो सारी। तो ये मेंशन करते हैं कि we have been drawing upon the West not in education but also imitating their system of education. We are aping the West in our manners, modes of living. What is more, we often depend for our moral and religious precepts too on the research made by the Western scholars. Even the Islamic sciences are judged from the standpoint evolved by the Western educational institutions. वही है ना, जिस चीज को वेस्ट कहेगी है हम भी उसी को मानने को तैयार है। ठीक है। तो उसके बाद ये भी कहते हैं कि ओरिएंटलिस्ट्स आर हेल्ड इन हाई एस्टीम, मुस्तशरिकीन, not only in the West but in the East also. And it has been accepted on all hands that whatever they say is the last word, requiring no further question scrutiny. ये भी अलमिया है कि हम ओरिएंटलिस्ट्स जो है, ठीक है, उनकी बुक्स उनके और इतना मुतासर, ठीक है, वो बताएंगे इस्लाम को वही इंटरप्रेट करेंगे। तो ये है गलबा। This is the present state of affairs in every Islamic country, with the result that none of them has had an opportunity to enjoy the benefits conferred by their political freedom. इस वजह से मसला है, बिकॉज जहनी गुलाम हो गए ना, तो पॉलिटिकल सियासी आज़ादी को करना क्या है। ऑल ऑफ देम आर सो ओवरबर्डन विद द वेस्टर्न आइडियल्स, इतना रौब है उनके ऊपर ना वेस्टर्न आइडियल्स का एंड व्यू ऑफ लाइफ, दैट दे आर सीथिंग विद डिसकंटेंट बीनीथ द इनसफरेबल वेट ऑफ alien crazy concepts. Some of these countries are fortunately wholly populated by the Muslims, but they have failed to pattern their polity on those principles and traditions of Islam, which are the demand of its faith and conscience. तो ये चीज कह रहे हैं कि ये जो है ना इंटॉक्सिकेशन हो गई पूरी, इंटॉक्सिकेशन, राइट, इंटॉक्सिकेंट हो गए वेस्ट वेस्ट को लेके। और इनके ऊपर जो हुक्मरान इनके ऊपर है ना, जो इनके ऊपर अभी बताएंगे आगे, मेंशन करते हैं, an unrelenting struggle in these countries is caused by those who wield the reins of government in these countries, those who have pinned their faith in the western ideals. कहते नीचे जो लोग हैं ना, कम से कम वो लोग तो कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर से ही आ रहे हैं ऑर्डर्स, ऊपर से ही आ रहे हैं। वेस्ट को फॉलो करना है जिस तरीके से भी, कॉन्शियसली करो, सबकॉन्शियसली करो, अनकॉन्शियसली करो, भाई कर सकते हो। वेस्ट हमारे सर पे हर किसी तरीके से सवार है, हम बच नहीं सकते, बचने का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद मेंशन कर रहे हैं कि वट एवर वाइगर एंड एनर्जी द ईस्ट पोजेसेस इट लाइज इन द पावर ऑफ इट्स फेथ। हर कोई चीज जो इसके अंदर ताकत है ना, हकीकी तौर ईस्ट की ताकत कहाँ है, इसके ईमान के अंदर। इट इज द फेथ दैट मूव्स माउंटेन्स। ये वो ईमान है जो पहाड़ों को हिला देता है। For the people in the East, the faith still has the power to awaken spirit to sacrifice their lives, their pleasures, their hearts, and homes for it, fighting for the honor of God, for Islam, for the Prophet, and for them. Faith still stimulates that frenzied fervor in them. तो ईमान ही है जो उनको ना मूव करता है हर किसी चीज को लेके, which can neither be enkindled by a call for any other cause nor subdued by anyone. But it is simply tragic that our people passing out of the portal of Western universities have all their wits about them, except that they remain completely oblivious of the latent strength and vigor of their own people. If you do not mind my plain speaking, I would say that perhaps the poet of the East, Allama Iqbal, had addressed these very persons in this couplet. तो इन लोगों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, गेट ये है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागी जिंदगी, तू अगर मेरा न बना न बन, अपना तो बन। कम से कम इंसान अपना तो बने, अपने मन में डूबे, कम से कम अपनी ही एग्जिस्टेंस देखे इंसान। तो कायनात के बारे में बात, बाकी चीजों के बारे में वो बाद में देखेंगे, बिकॉज आफाक और अनफुस दो चीजें हैं ना। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम। तो आयात जो थी अल्लाह ताला की आफाक के अंदर थी और अनफुस के अंदर। आफाक को तो उन्होंने कॉन्कर कर दिया, यूनिवर्स के अंदर बता दिया, मिला नहीं हमें कहीं पे। ठीक है, तो आफा को तो कौन केयर कर दिया, यूनिवर्स को, फिर वही फर्स्ट कॉज, वही सारी चीजें, वो तो डोमिनेशन उनकी हो गई। अब कहते हैं कि अनफुस के अंदर अपना अनफुस के अंदर कम से कम तुम ढूंढो अपने आप को। अब अनफुस के अंदर भी आ गए, आपकी जहानत के ऊपर भी आ गए, आपके अंदर भी इंसान को ना पूरा वो है कि इनका मॉडल के इंसान को पूरा मशीन बना दो। दो ही मॉडल्स है ना इनके पास इंसान के लिए, एक या तो इंसान पूरा का पूरा हैवान है, ठीक है, क्या है, जिस तरीके से घोड़ा क्या है, रिफाइंड एनिमल, रिफाइंड गधा है, ठीक है, रिफाइंड गधा है एनिमल, रिफाइंड रिफाइंड गधा है घोड़ा। तो इंसान भी एक रिफाइंड एनिमल है, ठीक है, थोड़ा। बट वही है, जिस तरीके से जानवर को भूख लगती है वो खाना खाता है, इंसान को भी भूख लगती है खाना खाता है, इंस्टिंक्ट बेस्ड लाइफ है ना। और जिस तरीके से
जो जानवर है वो भी कहीं पे घोंसला अपना बना देता है, इंसान भी घर बना देता है। तो ये जो इंस्टिंक्ट बेस्ड लाइफ रहेगी ना इंसान की, बस यही है। बस इंस्टिंक्ट, अपने इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल करो, अपनी ज़रूरियात जिस्म की फुलफिल करो, बस ये लाइफ है। उसके बाद वही है मनोरंजन, दैट्स इट। या दूसरा मॉडल इनके पास जो इंसान के लिए है, या तो एक तो या तो हैवान है इंसान, जैसे कहा ना एरिस्टोटल ने, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो किसी ने फिर कहा इकोनॉमिक एनिमल है। तो इसी तरीके से दूसरा मॉडल, ये तो मशीन है, मशीन की तरह काम करे। अब है ना, अब कहते हैं कि जैसे एलन ट्यूरिंग ने कहा था ना, मशीन को भी हम इंसान की जहानत देते हैं, ऐसे कुछ कहा था ना एलन ट्यूरिंग ने, तो वो चल रहा है अभी एआई। तो अपने मन में डूब कर, अपने मन में डूबना है और अपनी सुना की जिंदगी को पाना है। ठीक है, तो ये अल्लामा इकबाल का यहाँ पे कोटेशन इन्होंने कोट किया यहाँ पे। तो इसी तरीके से फर्दर मोर ये डिटेल अब वही कहते हैं कि अब जुबू हाली, ठीक है, जुबू हाली का हाल सुना रहे हैं यहाँ पे कि हुआ क्या, चेंज कहाँ पे आ गई। बिकॉज उसके बाद सोल्यूशन भी एक देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, ये कहते हैं कि मेंशन ठीक है, कि अगर ईस्ट के पास, अगर वेस्ट के पास एक टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी विदाउट एनी मोरालिटी है। टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी क्या है, वो कुछ नहीं, टिरनी है। टेक्नोलॉजी वही थी ना कि जिसने जापान के ऊपर एटम बम डाला, टेक्नोलॉजी थी ना, मोरालिटी उसके साथ नहीं थी। तो उसका पॉइंट यही बोलना है कि यहाँ पे कि वेस्ट के पास अगर टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कोई चीज कर दी, हमें ना एरोगेंट नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके कि हमारे पास जो है उनको, उनसे वो चीज ना सीखे और उनको वो चीज ना दे जो हमारे पास है। तो जैसे स्यूज कैनाल का भी मेंशन करते हैं आगे कि स्यूज कैनाल गुड्स करता था ना, ट्रेड ईस्ट और वेस्ट के बीच में, जब स्वेज की क्रिएट या बन गई स्वेज कैनाल, तो कैसे के आइडियाज भी कर दो एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी उनसे ले लो और स्पिरिचुअलिटी जो तुम्हारे पास है उनको दे दो, और उनसे टेक्नोलॉजी लो, एक्सचेंज ही हो गया। तो एक खूबसूरत सा ये ना, ये एक सोल्यूशन यहाँ पे जबरदस्त देते हैं ह्यूमैनिटी का। कहते हैं कि सिर्फ टेक्नो इस वजह से, जिस खुदा से दूर वेस्ट हो गया ना, और टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई, और उनको ये भी नहीं पता हमसे छिना क्या, और हमारा काम उनको बताना उनसे छिना क्या, और उनके पास जो है अच्छी चीज, वो वहां से लेना अच्छी चीज। और इसके ऊपर ये जो उन्होंने खूबसूरत नेक्स्ट लेसन के अंदर ये चीज मेंशन है, वो ये डेंजरस सेल्फ कंसीट। इसके बारे में, दिल से सेल्फ कंसीट के बारे में एक स्टोरी सुनाते हैं पहले। इट इज रिलेटेड दैट अ राजा बिलोंगिंग टू अ हाई कास्ट वाज वेरी नियरली ड्राउंड। एक राजा था जो एक हाई कास्ट का था, बिकॉज इस रीजन में कास्टिज्म, हाई कास्ट और लो कास्ट का कॉन्सेप्ट है। तो एक हाई कास्ट का था। तो एक बार ना शॉवर ले रहा था, वो नहा रहा था एक ये ना नदी नदी पे। तो उसके बाद क्या गया, बड़े मैन ऑफ लूली ओरिजिन एक देख रहा था उसको, और वो मतलब ही वाज अबाउट टू ड्राउन, वो ना उसमें डूबने वाला था ये राजा, इस नदी में। तो एक लो कास्ट का बंदा था, एक निचले तबके का, निचली जात का बंदा था, उसने देखा ये तो उसमें डूब रहा है, तो वो भाग के आया उसको बचाने के लिए, और उसने उसको बचाया। और जब ये राजा बच गया ना, जब वो अपने होश में आया, तो उसने पूछा मुझे बचाया किसने। तो जब उसको बताया गया ना, ये बंदा एक लो कास्ट का है, ठीक है, निचली जात का है, तो उसको ना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा इस बंदे के साथ जो है ना, इसके साथ हार्श ट्रीटमेंट करो, और इसने मुझे कैसे छुआ। तो उसके बाद ये जो लो कास्ट का बंदा था, निचली जात का, इसको पनिशमेंट मिली, इसको सजा दी गई, ताकि ये दूसरों के लिए ना एक एग्जाम्पल बने। तो ये हुआ है एक्चुअली, ये कोई स्टोरी है नहीं, ये एक्चुअली हुआ है, इट हैपेंड। और आज भी ऐसी चीजें हम देखते हैं न्यूज में, आजकल आती हैं ऐसी इस टाइप की न्यूज। तो ऐसा हुआ कि राजा जो है ना, उसने ही फाउंड हिमसेल्फ इन द सेम प्लाइट सेकंड टाइम, दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ था इस राजा के साथ। कि लेकिन इसके बाद एक अजीब गरीब कोइंसिडेंस हो गई कि द सेम मैन वाज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, यही इंसान था, यही निचली जात का, ये आराम से उसको बचा सकता था। बट हुआ कि बट ही रिमेंबर्ड द पनिशमेंट, कि उसको याद था कि मेरे साथ सजा क्या मिली थी मुझे पिछली बार, और इस वजह से वो राजा को नहीं बचा पाया, और राजा मर गया, डूब गया पानी में। अब ये यहाँ पे मेंशन करते हैं, आपने स्टोरी सुनी होगी, यू मे थिंक दैट इज एन एग्जैजरेशन, ठीक है, लेकिन कोई एग्जैजरेशन, नथिंग स्ट्रेंज इन इट इफ यू हैव टेकन अकाउंट और इट इज अ ह्यूमन माइंड, फैमिली प्राइड, नेशनल कंसीट, ठीक है। तो पता नहीं खामखा का फखर, मैं पता नहीं कौन हूँ, इस नस्ल से हूँ, वो ये जो चीजें है ना, ठीक है, खामखा का कंट्री का फखर, मैं यहाँ पे हूँ। कहते ये जो चीज है ना, इन्होंने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, ये जो फखर है खामखा का मैं कोई हूँ, इन्होंने सिर्फ इंसानों को ही ये ले डूबे नहीं है, ये कौमों को भी ले डूबे हैं, ब्रिंगिंग रूइन एंड डिस्ट्रक्शन अपॉन देम। थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेशंस हैव बीन ब्लाइंडेड, अंधे हो गए नेशनलिज्म पे, अंधे हो गए प्राइड पे, फेक प्राइड पे। भाई हम है कोई, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं कहाँ का हूँ। तो कहते इसने ना डूबा डुबाया। अभी क्यों बता रहे हैं हम, वो आगे बताएंगे।
ये स्टोरी क्यों सुनाई इन्होंने हमें? थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ नेशंस हैव बीन ब्लाइंडेड and led astray by their prejudices and conceits that they prefer to go away of annihilation, extinction rather, rather than pay heed to the voice of those whom they regarded as their inferior. उनका नहीं सुनेंगे जिनको वो कंसिडर करते हैं inferior, ठीक है, या उनसे सीखेंगे नहीं कुछ। भाई inferior है, मैं ऐसे कोई, ये तुम बताओगे मुझे और तुम बताओगे मुझे, इस टाइप का एटीट्यूड by force of tradition, or who had the misfortune not to belong to their own people. You will come across बहुत सारे examples हैं। Recent history में of the civilized nations and progressive nations of the world is not also entirely, आज भी examples है। The history of drowning self-conceited Raja whose insane pride and folly regret is not some ancient story of very distant time। ये कोई fabrication नहीं है, कोई पुरानी story नहीं है। The part of the hero has been assigned to the Raja, but the tale represents a historical truth, explaining one of the underlying causes of the death of nations। तो ये कॉज बनता है लोगों के मरने का भी और कौमों के मरने का भी, एक फेक कंसीट, एक फेक प्राइड, एक फेक फखर, पता नहीं फखम का। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स इसके बाद देते हैं। तो वो एक है कि ग्रीस, कहते हैं कि ग्रीस जो थी ना, वहाँ पे बड़े बड़े फिलोसोफर्स, शायर, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए थे। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे ग्रीक के थे। यूनान, ठीक है, जैसे यूनान और मिस्र, रोमा समिट गए जहां से, तो ये हुआ है। तो यूनान था बहुत बड़ा, तो वहां पे बड़े बड़े एरिस्टोटल, प्लेटो वहां के थे। तो जब आप पढ़ते हो ना इनकी तारीख ग्रीस की, तो वहां पे आपको मिलता है माइन ऑफ जीनियस टैलेंट, लिटरली अ माइन ऑफ जीनियस एंड टैलेंट। वहां पे इतना टैलेंट, कूड़ कूड़ के प्रज को बोलते ना, भरा पड़ा टैलेंट। पत्थर ने पत्थर उठाओ तो वहां पे टैलेंटेड बंदा आएगा। Nature seemed to have been particularly generous to people of Greece. It had endowed them with all the qualities. सारी qualities इनके पास थे। Maybe people इनका philosophy, science, literature, poetry, mathematics, sculpture making, इनका architecture, ये पूरा flourish था। तो ये जो था ना फाउंटेन हेड ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स था ग्रीस, जो इंसान की इंटेलेक्चुअल दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट। ये लीडर था लर्निंग का, एनलाइटनमेंट का उस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो दुनिया के नेशंस जो थे ना, वो यार फख्र महसूस करते थे कि हम इनके शागिर्द हैं, फख्र महसूस करते थे कौमें। तो ये उनका मकाम था। लेकिन इसके बावजूद देर आर थिंग्स विच डू नॉट कम विद ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड विच नो ह्यूमन इंजेन्युइटी कैन डिस्कवर और एक्सप्लेन। These are the secrets of life, such as how the physical world came into being। अब ये क्वेश्चन है ना, दुनिया कैसे बनी, हाउ, हु क्रिएटेड इट, कैसे आगे, तो ऐसे क्वेश्चन जो थे ना, हाउ द फिजिकल वर्ल्ड केम इनटू बीइंग, किसने बनाई दुनिया को, तो कब तक है दुनिया, मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, क्या जिंदगी के बाद कोई जिंदगी है, मरने के बाद कोई जिंदगी है, अगर है तो कैसी है। तो ऐसे क्वेश्चंस, हलाल क्या है, हराम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन जो ना ह्यूमन इंटेलेक्ट अगर आंसर भी करे ना, तो वही हो जाती है बात, बाल की खाल उतारने वाली बात। तो कहते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो ग्रीक्स है ना, उन्होंने इन क्वेश्चंस को ऐसे ट्रीटेड दीज प्रॉब्लम्स एज इफ दे वर द प्रॉब्लम्स ऑफ लिटरेचर और पोइट्री। जैसे उनको लगा ये प्रॉब्लम्स क्या है, लिटरेचर या पोइट्री के। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे ना, तो इन्होंने इनको ट्रीट किया लिटरेचर, दैट्स इट, कि लिटरेचर और पोइट्री के सवाल है। लेकिन इससे हुआ क्या, इसका रिजल्ट यह है कि जो ग्रीक्स है ना, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां इसमें की इन क्वेश्चंस को लेके, और ऐसे क्वेश्चंस को आंसर ऐसा दे दिया, और फिर इन क्वेश्चंस का ना मजाक भी उड़ा काफी। इनको आंसर्स देखिए, मतलब मजाकिया तौर पे इन क्वेश्चंस का आंसर भी आया। तो ऐसा दे एट्रीब्यूटेड टू गॉड फ्रेलिटीज ऑफ विच even human beings feel ashamed, and which make the divine being powerless in relation to man's ethical and social conduct. They invented a whole hierarchy of reason in heaven without rhyme or reason, and made the entire life of man depend upon them. They further rationalized the ancient Greek mythology, because Greek mythology और Greek philosophy दो अलग चीजें, mythology और philosophy। तो mythology पहले थी, myth होती थी, जिसमें ना वो गॉड होते थे, फिर पूरी हायरार्की होती, पूरी फैमिली होती थी खुदाओं की। तो उसको क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करके उसको क्लोथड विद रिलीजियस सैंक्टिटी, अ होल होस्ट ऑफ गॉड्स। यानी कि ग्रीक फिलोसफी ने क्या कर दिया, ग्रीक मैथोलॉजी लेके उसी को रीशेप कर दिया, जिसको कहते हैं ना न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल्स, सॉरी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, जो भी है, जो भी मुहावरा है, ठीक है। दे फर्दर रैशनलाइज्ड एंड क्लोथड विद रिलीजियस सैंक्टिटी। द रिजल्ट वाज दैट उसके हुआ क्या, द मॉरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द एंशिएंट ग्रीस वाज एम्प्टीड ऑफ ऑल रियलिटी। जो उनकी अखलाकी और मजहबी जिंदगी है ना, वो खाली हो गई। द फियर ऑफ लव, द फियर एंड लव ऑफ गॉड वेंट आउट ऑफ सोल्स ऑफ मेन। इंसानों की रूहों से, दिलों से अल्लाह की मोहब्बत और तकवा ही निकल गया। द लव
स्टोरीज, उसके बाद क्या हो गया भाई, खुदाओं की लव स्टोरीज, लिटरेचर भर पड़ा इन स्टोरीज से, ठीक है। यही है, ये स्टोरीज है वो खुदा की, ये आपको मिलेगा इन कल्चर्स के अंदर ना, बहुत सारे कल्चर्स के अंदर फिर वो कहानी है, फिर खुदा की फैमिली है, फिर ये सारी चीजें, तो ये ना मजाक बना बना दिया हर किसी चीज का। द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड इवल, तो जो हकीकी तौर पे ना गुड एंड इवल जो उसका स्टैंडर्ड था, हाँ, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अखलाकियात क्या है, इनका जो स्टैंडर्ड था, ठीक है, उनके भी वो ना सारा ही वो खत्म ही हो गया। और ये जो फिलॉसफी थी, इसने एक मॉरल जस्टिफिकेशन दी हर किसी बुराई की। कोई भी बुराई होती थी ना, वो मॉरली जस्टिफाई होता था। तो ये ना मेंशन करते हैं यहाँ पे कि कैसे ना एक सिविलाइजेशन जिनके पास सारा इल्म था, ये सारी चीजें थी, तो कैसे वो फिर इल्म की वजह से ही भटक गए। इल्म से ही, जो जो गुमराही इल्म से आएगी उसको दूर कैसे करोगे? अगर गुमराही आई, जहालत आ गई, तो उसको इल्म से दूर करते ना। हालांकि इल्म से कोई गुमराही नहीं आएगी, जैसे कुरान के अंदर ना, इल्मुम बग्यम बैनहुम, फमख्तलफू इल्ला मिन बअद मा जाअ इल्मुम बग्यम बैनहुम। तो इल्म इल्म से, इल्म जो है ना वो रोशनी हकीकत में है, लेकिन वहां पर भी वर्ड जो मेंशन किया है ना, बनी इसराइल के अंदर जब इल्म जब आ गया, तो उसके बाद वहाँ पे इल्म नहीं आया, बग्यम बैनहुम, क्या लोगों के आपस के मसले हो गए ना, बग्यन वर्ड। तो वो यहाँ पर भी है। तो जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाए ना, शैतान था, इल्म था उसके पास काफी, और इल्म था, लेकिन वो, तो ऐसा भी नहीं है, कहीं पे चीज मेंशन नहीं है इल्म वाला था। इल्म जो भी होगा ना, रियलिस्टिक सेंस में जो इल्म है, वो हमेशा रोशनी है। वो कभी भी आपको, अगर शैतान के पास भी होता ना इल्म, तो हकीकत में ही नहीं था, कहीं पे मेंशन नहीं है। अगर किसी को ये चीज़ कोई रेफरेंस दिखा दो, किसी भी कुरान से दिखा दो, हदीस कहीं से भी दिखा दो, ज़ईफ हदीस से भी दिखा दो, कि कुरान के जो शैतान था वो आलिम था। ये हमारे रिवायत के अंदर में कुछ ना ऐसे किसी ने बता दिया है, कोई कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो आलिम था या उसके पास कोई ऐसा इल्म था। अगर है तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर दो उस चीज के बारे में। तो इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो था ना डिक्लाइन होगी, तो इनको, इनके पास साथ में ना एडजेसेंट एरियाज के अंदर प्रॉफिट्स थे, उन्होंने भी एक मेंशन करते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीस was passing through the final stages of degeneration. There arose countries southeast Greece में which were intellectually backward, scientifically lethargic. कुछ एरियाज थे वहां पे, इंटेलेक्चुअली वो क्या थे, बैकवर्ड थे, साइंटिफिकली उतना एडवांस नहीं किया था, तो वहां पे थे कुछ लोग, खुदा के लोग थे, प्रॉफिट्स थे। तो देवर नेदर, ना ही पोइट्स ना ही फिलोसोफर थे, बट ग्रेट, लाइक द ग्रेट, उनकी तरह नहीं थे। ना ही उनको मैथमेटिक्स आती, ना ही आर्ट्स आती थी, बट लेकिन वो कहते हैं मैंने इंस्पायर्ड विद फेथ एंड आर्म विद गाइडेंस। तो वो लोग कौन थे? वो लोग, उनके साथ हिदायत थी, उनके पास हिदायत थी खुदा की तरफ से। गॉड हैड vouchsafed to them knowledge of his attributes, और अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के नॉलेज थी, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, हाँ, सर्टेनिटी ऑफ द ह्यूमन, फाइनल ह्यूमन डेस्टिनी इन लाइफ स्टिल टू कम। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस है ना जिनके आंसर्स आपके पास नहीं होंगे, तो आप सोच रहे हो व्हाट आर द आंसर्स, ठीक है। तो वो उन आंसर्स को लेके आ गए और प्रूव भी कर दिया, चैलेंज भी किया उन आंसर्स, उन क्वेश्चंस को लेके। प्रोफेट्स वो लोग होते हैं ना, फिलोसोफर्स ने जो आंसर दे दिया, कभी सर्टेनिटी के साथ नहीं दिया है, उन्हें आंसर्स दिए हैं। बर्ट्रांड रसल ने वही चीज कही थी ना, कहा था कि जो मैं कहता हूँ कि मुझे मुझे मैं जो कहता हूँ ये सच है, लेकिन आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। लेकिन प्रॉफिट्स ने जो आंसर्स दिए हैं वो पूरे उस सर्टेनिटी के साथ दिए हैं, और उसके ऊपर चैलेंज भी किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज नहीं किया था, और बाकी जो प्रॉफिट्स हैं चैलेंज भी किया उनको लेके, कि अगर हम गलत हैं हमें प्रूव करो। जो भी उस टाइम की, जो भी टेक्नोलॉजी उस टाइम की थी, उसको लेके प्रूव किया है कि, और ये भी नहीं कहा है कि आंसर्स हमारी तरफ से, कहा कि हमें आंसर्स दिए गए हैं। तो ये यही मेंशन करते हैं यहाँ पे, गॉड हैड वाज टू देम नॉलेज ऑफ हिज एट्रिब्यूट्स द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। दीस पीपल हैड इन देयर पोजेशन द क्विंटेसेंस ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। लेकिन अब भी इनके पास आए तो वेरीफाई भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। द ग्रीक्स आर ओनली टैंजेड ओनली a tangled web of knowledge which became more and more difficult to unravel। तो वो भी अभी इल्म के ना, कहते हैं सी शोर ऑफ नॉलेज पेबल्स, वो अभी सी शोर जो ना साहिल पे बैठे हैं, उस इल्म पे थे उस टाइम ग्रीक्स। तो ग्रीक्स ने एवरीथिंग, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीक्स ने एवरीथिंग एक्सेप्ट देमसेल्व्स। ग्रीक्स को सब पता थी सिवाय अपना आप, यानी कि अपने आप को ही भूल गए थे वो। दे हैड रेंज्ड अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ ऑल ह्यूमन हिस्ट्री एंड लर्नड ऑल अबाउट देम, पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन। ओनली दे डिड नॉट नो अबाउट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स नरिशर एंड सस्टेनर, बस ये नहीं पता थी, अपने आप को ही भूल गए, ठीक है। उसको कहना या लज़िना अमनु, क्या हुआ है, तकुनु ला तकुनु कल्लज़िना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरफ नहीं हो जाना जिनको
जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उनको अपने आप से भुलवा दिया. दे फॉरगॉट देयर ओन सेल्फ. द मॉरल्स एंड फिलोसफी ऑफ ग्रीस हैड लॉस्ट ऑल सोल फोर्स. तो उसके अंदर जो रूहानी ताकत है वो खत्म. एंड बिकेम एंटायरली इनकेपेबल ऑफ इंस्पायरिंग अ सिंगल ह्यूमन बीइंग. एक भी ह्यूमन बीइंग इंस्पायर नहीं हुआ पाइटी एंड प्योरिटी से. और उसके अंदर क्या थी? कार्नल लस्ट्स, इंटेलेक्चुअल एनार्की, मॉरल chaos, अखलाकी बहरान had taken deep root inside. तो लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ लोग थे, इसमें डायनेमिक फोर्स उनके पास था, मॉरली स्पिरिचुअली प्योर थे. तो डोमिनेशन ऑफ डिजायर उनके पास ना था, उससे फ्री थे वो सारे. तो उन्होंने इनको कोशिश की इनको बोलने की ये चीज, लेकिन वो अपने उसी के अंदर घर के अंदर ना घर रहा था अपने ऊपर. वो मजाक उड़ा रहे थे इन चीजों का. तो प्रॉफिट्स ऑफर्ड देयर गाइडेंस टू ग्रीस. इन्होंने ग्रीस को काफी गाइडेंस दी. द रिजल्ट वाज दैट द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ ग्रीस व्हिच ऑन व्हिच शी प्राइडेड हरसेल्फ बिकेम माइलस्टोन अराउंड हर नेक. Her civilization, devoid of godliness and lacking spiritual guidance, was poisoned as its source. Its strength was sapped, and finally it tottered to its ruin. The Quran has given us a vivid description of the situation. तो कुरान के अंदर ये चीज मेंशन है ना, ये जो उन्होंने कोट यहाँ पे किया है, ये सूरा सूरा गाफिर के अंदर है ना ये चीज. सूरा गाफिर के अंदर यही है कि फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म. तो जब फलमा जा हो तो रसूल जब उनके पास प्रॉफिट्स है ना बिल बैनात वाज़ निशानियों के साथ, फरीहू मजाक उड़ाया बिमा इंदहुम मिनल इल्म. बस मजाक उड़ा रहे. ठीक है. तो उन्हें उसको मजाक उड़ाया और अपने इल्म के ऊपर ना इतराने लग गए. वो इतराने लगे अपने इल्म के ऊपर. और जिस चीज को मजाक में उड़ा रहे थे वो वही इन पर उलट पड़ी. दे वर वांट टू स्कॉन हेम्ड देम इन. वही उनके उलट पड़ी. तो ये चीज ग्रीस के साथ हो गई. ग्रीस खत्म. और उसके साथ मेंशन करते हैं एग्जैक्टली सेम फेट ओवर टू रोम. उसके बाद रोम. रोम के साथ रोम क्या रह गया? रोमन एम्पायर कहाँ होती? जूलियस सीजर उनका बादशाह. तो ये रोम होती थी. ठीक है. रोमन एम्पायर. और उसके बाद क्या गया? छोटा सा शहर है आज रोम. ठीक है. इटली के अंदर. विच वॉज अ पोलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल हायर ऑफ ग्रीस. ये इसका वारिस था ग्रीस का. इंटेलेक्चुअल भी और पॉलिटिकल हायर भी. तो इस वजह से आप देखेंगे ना लैटिन लैंग्वेज, आप देखते दिस वाज फ्रॉम लैटिन. लैटिन ट्रेसेस रूट्स टू रोम. और ग्रीक, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, वो हो जाता है ग्रीस के. तो ग्रीस रही है पुरानी सिविलाइजेशन. तो लैट ये रोम क्या रही है उसी का सियासी भी और इंटेलेक्चुअल वारिस भी. तो कहते हैं इट्स सरपास ग्रीस. ग्रीस से भी आगे चला गया. आगे निकल गया. तो जिस तरीके से तो इसका भी वही हाल हो गया फिर. ठीक है. ये इनसे भी आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी इनकी. ठीक है. टेक्निकल नॉलेज ऑफ वॉरफेयर क्या थी इनकी. रोम कंप्राइज्ड विद इन इट्स आयरन ग्रिप ऑल द थ्री कॉन्टिनेंट्स. तीन कॉन्टिनेंट्स के अंदर थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका. उसके बाद भी कॉलोनीज. इन एक्सटेंसिवनेस ऑफ इट्स कॉन्क्वेस्ट द स्ट्रेंथ वाज पॉलिटिकल. तो वही जैसे कुरान में भी हुआ ना, रमजात अल इमाद अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद. तो वो भी थे, इससे पहले भी ये चीजें देख चुके हैं. अब ये तो हमारे पास जिसको हम कहेंगे ना, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिसको हम बोलेंगे ये वाली. तो इस वजह से यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं. वरना वरना उससे पहले भी जो बड़ी बड़ी कौमें हैं जो हम आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, खत्म हो गई वो भी. हालांकि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी आगे थी. लेकिन सवाल यही आ गया कि उनके अंदर अखलाकी बहरान. ठीक है. तो वो फिर वही कहा ना इसने, आर्नल्ड टॉइनबी ने. और वही कहा कि जो एम्पायर्स होती है या सिविलाइजेशंस होती है, एक ह्यूमन बीइंग के, स्पेंगलर ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग इंसान की तरह होती है. जिस तरीके से इंसान बच्चा होता है, फिर वो उरूज पे आता है ड्यूरिंग हिज एडल्टहुड. उस पूरा पूरी ताकत होती है उस टाइम, और उसके बाद उसका भी डिक्लाइन होता है, फिर ओल्ड एज डिजेनरेट होती है. तो इस वजह से कौमों के साथ भी ये होता है कि जब कौम पहले होती है वो पहले बचपने में होती है, फिर उसका एक एसेंट होता है ऊपर, और फिर वो पूरी यूथ में पूरा पावर के साथ, उसके बाद उसका भी डिक्लाइन चला जाता है. तो इस वजह से एक प्रोजेक्ट हुआ था यूएस में, बिकॉज उन्होंने भी ये चीजें बताई सब. तो कि हमारी जो पीनैक पीनैक के प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी बिल क्लिंटन के टाइम हुआ था, कि अब नेक्स्ट सेंचुरी में भी हम अमेरिका आगे कैसे बढ़ेगा. बिकॉज उनको पता थी कि उसके बाद ये जो नेचुरल फिनोमेना है ना, जिस तरह का इंसान का, इस तरह कोमों का भी है, तो कैसे रहेगी आगे. तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करते हैं रोम के बाद. रोम हैड नो इक्वल इन इट्स डे ऑफ ग्लोरी, but it also failed to discover the secrets of life, strength, vitality, and to draw inspiration from the life-giving messages of the prophets. It too reveled in idolatry and worship of human gods. It too remained deprived of soul, sound moral values.
बुनियाद अखलाकियात है ना, एंड द करेक्ट गाइडेंस ऑफ डिवाइनली इंस्पायर्ड पर्सनैलिटीज। द रिजल्ट वाज दैट लाइक ग्रीस, ग्रीस की तरह ही इट फेल इनटू द वॉर्टेक्स ऑफ सोशल एंड मॉरल इवल्स। इट्स लाइफ बिकेम बर्डन। अब ये जो यहाँ पे कौमों की बात होती है ना, ये कौम और फर्द, ये दो सिमिलर है। जिस तरीके से एक फर्द इंसान के अंदर ईवल्स हैं, इस तरीके से माशरे के अंदर भी ईवल्स होते हैं। जिस तरीके से इंसान का तज़किया करना, इसी तरीके से माशरे का भी तज़किया करना होता है। तो जो माशरे की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, उनके अंदर अखलाकियात प्रॉब्लम, इसका मतलब फर्द के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों को ना इंसान माइंड में दोनों को साथ लेके चले। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई वो क्या है, अखलाकियात को लेके। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़े थे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन अखलाक की बहरान। उसके बाद अगर आप, अभी मैं उस पर आऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। द रिजल्ट वाज दैट लाइक ग्रीस इट फेल नो वर्टेक्स। तो वही था, लग्जरी आ गई, इंसेनेट प्लेजर लविंग, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ क्लास बी क्लास, जैसे भी ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अंटिल इट डेवलप्ड ने क्रूअल इंटरेस्ट इन। अच्छा, फिर क्या हो गया, ग्लैडिएटोरियल स्पोर्ट्स। वो ग्लैडिएटर एक मूवी भी आए थे ना, बस उनके अंदर उनको मस्त ब्रेड एंड स्पोर्ट दे दो उनको, बस मजे उन्हीं के अंदर आ गए। फिर आईपीएल के अंदर मजे आ गए। ठीक है, वो अपनी खुशी क्रिएट करो तो खुद ही उसी में जी लो। ठीक है, बस इससे बियॉन्ड हमारा कोई जिंदगी का कुछ आदर्श कुछ है नहीं, बस यही है। ठीक है, बस जीना है बस, और बस मजे करने, दैट्स इट। तो फ्लैगलेशन ऑफ स्लेव्स एंड एक्सक्रूसिएशन, तो ये चीजें जब आ गई इनके अंदर, तो मॉरल डिग्रेडेशन, दे वर बोर्न अ ग्रेट मैन ऑफ प्रॉफिट्स, तो उन्होंने भी इनको सुधारने की कोई, द फेम ऑफ द टीचिंग स्प्रेड टू रोम, इट्स सिटीज टाउन्स, इंपीरियल रोम रिफ्यूज टू लिसन, देयर वॉइस ऑफ सेल्फ कंसीट था, बिकॉज दे केम सो रोमन्स। तो वही चीज उन्हें मेंशन की है यहाँ पे कि इनके अंदर भी सेल्फ कंसीट था, गर्रा था अपने ऊपर, मस्त हाथी की तरह, इसको भी कुचल दो, उसको भी कुचल दो। ठीक है, तो इसके बाद में काफी डिटेल्स में और कुरान की आयतें कोट करते हैं यहाँ पे, तो मुझे रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये यही चीज मेंशन करते हैं कि जो रिलीजन एंड कल्चर वर अंडर द sway of सुपरस्टिशन। तो कहते 6th century जो था ना, रोम, पर्शिया एंड चाइना, इंडिया सिविलाइज नेशंस थे ये। ठीक है, द लैम्प्स ऑफ गाइडेंस लिट, वहाँ पे साइंस लर्निंग थी वहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद क्या हो गया, अभी का जो मसला ये है ना, ये अभी अभी का मसला ये है कि जो वेस्ट है, ये कहाँ किस पे खड़ी है, सिर्फ एंड सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे, अखलाकियात के तौर पे। उनके नौजवानों को भी पता है, वहां पे उनके लोगों को भी पता है कि हम अखलाकी तौर पे ना वी आर डूम्ड, या खुद भी उनको पता है, कैन रीड इन देयर बुक्स। और मसला ये है कि जिस तहजीब को वो लोग, उनकी नई जनरेशन चक के थूक चुकी है ना, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। और ये इस बुक में ही मेंशन करते हो कि हमारे पास जो अखलाकियात का दर्स था, वो हमें, एक तो हम बन गए ना वही खजाना था, लेकिन खजाने के ऊपर सांप की तरह बैठे हैं, ना ही खुद उस खजाने को यूज कर रहे, ना किसी को यूज करने दे रहे। और यही मेंशन है, हालांकि इनका मेथड यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है, वो एक डायलॉग है इस बुक के अंदर, ये एक स्पीच है। तो एक कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है इनका, एक डायलॉग है कि ईस्ट और वेस्ट, हम वेस्ट से सब ले रहे हैं, एवरीथिंग वी टेकिंग फ्रॉम देयर, लेकिन यहाँ से उनको कुछ नहीं दे रहे। यहाँ से भी कुछ दे दो ना, अपने अखलाक क्या दे दो, जो तुम्हारे पास है, खुद नहीं यूज करो उनको तो दे दो, कम से कम उनको तो एक्सपोजर दे दो उस चीज का। और उसके बाद उनसे भी ले लो पॉजिटिव चीजें जो उनके पास है, जो भी सही चीजें उनसे ले लो, और उनको भी दो। एक एक्सचेंज रहेगा, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जिस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गुड्स रहा है। ठीक है, तो इस पर हम इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।